Hello, welcome to Suma Biology online classes. In today's lecture, we are going to discuss assertion and reason type question. आज का हमारा टॉपिक है assertion and reason type questions. तो ये जो इन बच्चों ने जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने नीट 2022 दिया, तो आपने देखा होगा assertion and reason type क्वेश्चन इस बार काफ़ी आए थे, हाई ग्रेविटी वाले आए। तो ये बच्चों को इसमें दिक्कत भी होती है कि कैसे इसको अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें, और ये एनसीईआरटी में कहाँ दिए हुए हैं। दूसरी बात ये भी एनसीईआरटी से कहाँ दी हुआ, जो इस बार भी क्वेश्चन थे वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं था। तो एक तो आप आज ये बात मुझसे प्रॉमिस कर लीजिए कि आपने केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे बाहर नहीं पढ़ना आपने कुछ भी। बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, डिफरेंट मॉड्यूल है, मॉड्यूल्स हैं अलग अलग। उसके अलावा एलिमेंट्री बायोलॉजी, ट्रूमैन है, बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुकें हैं, दिशा है पब्लिकेशन, उसके अलावा आपको यूनिवर्सल पब्लिकेशन की मिल जाएगी, कई एक बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन आपको केवल एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करनी है। एनसीईआरटी पूरी तरह से अच्छे से लॉजिक के साथ आप पढ़ के चाहेंगे 88 क्वेश्चन तक आप करके आ जाएंगे डेफिनेटली। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो बाहर से आ रहे हैं या जो छूट जा रहे हैं उनके आप अभी फोकस ना करो, अभी आप इन पर फोकस करो कि कैसे मैं उन फलों को आसानी से पकड़ लूँ जो मेरी रीच में है। तो एनसीईआरटी को पढ़िए, बाहर बहुत चीज़ें आपको बुलाती है, लेकिन जाने का नहीं, आप जाइएगा नहीं, आप केवल एनसीईआरटी पढ़िएगा। एनसीईआरटी में जब मास्टरी हो जाए उसके बाद अगर आप कुछ बाहर एक्सप्लोर करना चाहें तो करें। तो हम लोग को पढ़ना है असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन, कैसे उनको अप्रोच करनी है, कैसे सॉल्व करना, और एनसीईआरटी में इनको कहाँ हम लोकेट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। यही सारी बातें इस आपके लेक्चर का डिस्कशन होगा आज हमारा, ठीक है जी। ये जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है इसमें आपको 4 ऑप्शन वो लोग देते हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 1 या 2 या 3 या 4 कह लीजिए। तो ये अगर आप ए को चूज़ करते हो तो ए में जो है वो कह रहा है असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तब आपको ऑप्शन ए को चुन लेना। ऑप्शन बी में क्या है, असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, रीज़न इज़ नॉट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। आपको इन्हीं 2 ऑप्शन में दिक्कत होती है, सी और डी में दिक्कत नहीं होती। आपको दिक्कत इसी में होती है कि ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, लेकिन रीज़न भी ट्रू है। क्या रीज़न इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, क्या ऐसा है या नहीं है। 3 और 4 वाला कि भाई उसमें एक गलत है, दोनों गलत है, उसमें तो आपको दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत किस में होती है, असर्शन एंड रीज़न में, इसी में होती है डिसाइड करने में कि असर्शन इज़ ट्रू। अगर आप अच्छे से रट के गए हो, अपनी एनसीईआरटी पढ़ के गए हो, रादर आई शुड यूज़ द टर्म पढ़ के गए हो, रटना नहीं। और रीज़न अगर आपको ये दोनों ट्रू हो गए, आपने लोकेट कर लिया, अब ये इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, यहाँ पे आपकी आके गोट फंस जाती। तो उसी को मैंने समझाने के लिए ये लेक्चर बनाया। चलिए, पहली बात कैसे क्रैक करना है, कैसे सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको कहाँ दिए, कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, कैसे फ्रेम हो सकते हैं, इसको समझना है। तो एनसीईआरटी को जब आप पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस बाई सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से रीड कर लें, तब आप ध्यान दीजिए इन वर्ड्स को आपने पकड़ना है, उसको नोटिस में लाना है, उस पर आपने फोकस करना है, जहाँ पे हैंस, कॉन्सिक्वेंटली, सिंस, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट एंड बिकॉज है। इसमें से मानिए एक स्टेटमेंट है ए, हैंस स्टेटमेंट इज़ बी। तो इसमें हैंस के बाद वाला जो पार्ट है वो असर्शन है। बिल्कुल ये बात आप समझ लीजिए, हैंस के बाद वाला पार्ट असर्शन है और हैंस से पहले वाला पार्ट रीज़न है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली पे आइए। कॉन्सिक्वेंटली में स्टेटमेंट का ए पार्ट देन बी पार्ट। ये जो बी पार्ट है ये असर्शन है और इससे पहले वाला पार्ट रीज़न है, ठीक है जी। देयरफॉर में यही लॉजिक लगा लीजिए, बिल्कुल रट लीजिएगा, ये वाला पार्ट असर्शन है और इससे पहले वाला पार्ट रीज़न है, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं एज अ रिज़ल्ट। एज अ रिज़ल्ट में ये वाला पार्ट बी पार्ट असर्शन है और ये वाला पार्ट रीज़न है, ठीक। ये तो हो गया आपका हैंस, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, एज अ रिज़ल्ट। अब आते हैं सिंस पे। तो सिंस, उसके बाद स्टेटमेंट का एक पार्ट ए देन बी, ठीक है जी, ये इस तरह से। तो इसमें आपका ये वाला पार्ट जो है
ये वाला पार्ट आपका रीज़न है, ये वाला पार्ट एजर्शन है। सिंस ऐसा है तो ऐसा होता है। ओके, तो सिंस वाले में हम देखें, सिंस से चालू हो रहा आपका सेंटेंस स्टेटमेंट, मतलब पूरा। तो सिंस, रीज़न, देन एजर्शन। और कई बार ऐसे होता है सिंस एजर्शन, एजर्शन इधर आ जाएगा, बी स्टेटमेंट, देन सिंस, देन ए स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सिंस के बाद वाला जो पार्ट है वो रीज़न है। इन पांचों में यहाँ पे इन वर्ड्स के बाद वाला पार्ट एजर्शन था। अगर सिंस बीच में यूज़ हो रहा, फिर से समझ लीजिए, सिंस बीच में यूज़ हो रहा है दो स्टेटमेंट के बीच में, तो बाद वाला पार्ट रीज़न है, पहले वाला पार्ट एजर्शन है। इन सभी में, हेंस में, कॉन्सिक्वेंटली में, देयरफॉर में, एज अ रिजल्ट। हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट। बाद वाला पार्ट एजर्शन है, पहले वाला पार्ट रीज़न है। लेकिन अगर सिंस स्टेटमेंट के बीच में यूज़ हो रहा है तो बाद वाला पार्ट रीज़न है, पहले वाला पार्ट एजर्शन है। और अगर सिंस से शुरुआत हो रही स्टेटमेंट की तो सिंस से कंटिन्यूटी में जो स्टेटमेंट है वो रीज़न है, बाद वाला पार्ट एजर्शन है। ऐसे ही बिकॉज ऑफ या बिकॉज, तो पहला जो पार्ट है बिकॉज का पहला पार्ट एजर्शन है और ये वाला पार्ट रीज़न है। ठीक है जी। तो बिकॉज और सिंस में, बिकॉज और सिंस ये दो शब्द ऐसे हैं जिसमें बाद वाला पार्ट रीज़न है, पहले वाला पार्ट एजर्शन है। बाकी के जो चार आपको वर्ड मैंने हाईलाइट किए उनमें बाद वाला पार्ट एजर्शन है, पहले वाला पार्ट रीज़न है। क्लियर। और कई दफ़ा जब वो सेंटेंस फॉर्म करता है तो सिंस से ही शुरुआत कर देता है। तो सिंस से कंटिन्यूटी में, इधर देखिए सिंस के बाद रीज़न था, कंटिन्यूटी में रीज़न होगा, कॉमा एजर्शन होगा। ठीक है, क्लियर। अब आइए देख लेते हैं हम लोग ये लॉजिक लगा के एग्जाम्पल कुछ आपके एनसीईआरटी के। कह रहा है एजर्शन, ऑन वन स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस वाइल ऑन द अदर स्ट्रैंड इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। रीज़न क्या दे रहा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो आप जानते हैं ये एजर्शन आप ट्रू है, पढ़ के गए हो आप एनसीईआरटी। रीज़न भी ट्रू है। क्या रीज़न इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? हाँ है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए या 1 चूज़ कर लेना है। अब ये देखिए कहाँ से लिया गया है आपका, आइए देखें हम लोग, एनसीईआरटी से ही लिया गया, पेज नंबर 106, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। देखिए कह रहा है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3' एंड कॉन्सिक्वेंटली। तो कॉन्सिक्वेंटली के बाद क्या आएगा? क्या बताया था मैंने आपको? कॉन्सिक्वेंटली के बाद एजर्शन, ऑन वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। एक स्टैंड पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस है, ऑन द अदर स्टैंड इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। ये है आपका एजर्शन। और इसका रीज़न ये है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज केवल एक दिशा में पॉलीमराइजेशन कर सकता है। ये कारण है कि एक स्टैंड पे डिसकंटिन्यूअस फैशन में हो रहा है रेप्लिकेशन और एक स्टैंड पे कंटिन्यूअस फैशन में रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है जी। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या क्या बताया आपको? कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, देयरफॉर, और हमारा हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट और एज। इन सब में बाद वाला जो पोर्शन है वो एजर्शन है, पहले वाला पोर्शन रीज़न है। ठीक है जी। तो कॉन्सिक्वेंटली के बाद एजर्शन, पहले वाला पोर्शन रीज़न। पेज नंबर 106 से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। फिर से वापस चलिए हम लोग देखें। ये देखिए रीज़न क्या दे रहा है? रीज़न दे रहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस ओनली इन वन डायरेक्शन, पॉलीमराइजेशन केवल एक डायरेक्शन में करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये रीज़न है। तो मैंने आपको बोला अगर इन दोनों के बीच में कॉन्सिक्वेंटली होगा तो पहले क्या होगा? रीज़न, देन कॉन्सिक्वेंटली, देन एजर्शन। ठीक है जी। अब आप देख लीजिए फिर से, इसको ध्यान से यहाँ पढ़ लीजिए। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, ये रीज़न है। तो इसके बाद आएगा कॉन्सिक्वेंटली ये देखिए द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, कॉन्सिक्वेंटली अनदर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। तो कॉन्सिक्वेंटली के बाद एजर्शन, कॉन्सिक्वेंटली से पहले रीज़न। आप एनसीईआरटी से हर चैप्टर से खुद ही
इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए और ये एजर्शन रीज़न क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको 5 से 10 बन जाएंगे और इन्हीं से पूछा जाएगा, कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और देखिए, आप लोग टीचर को बहुत ज़्यादा वो देते हो कि वेटेज की टीचर की वजह से सिलेक्शन है, ऐसा नहीं है। टीचर की एक वजह है, टीचर मल्टीफैक्टोरियल इफेक्ट है। अगर हमारा शिष्य ही अच्छा नहीं होगा तो टीचर क्या कर लेगा? इसका एक सीधा सा लॉजिक समझिए। गुरु द्रोणाचार्य ने तो सभी को शिक्षा दी थी, लेकिन अर्जुन एक ही था, बाकी के अर्जुन नहीं थे। तो टीचर भी एज गुड एज द्रोणाचार्य होना चाहिए और प्यूपिल भी एज गुड एज अर्जुन होना चाहिए, तभी रिजल्ट आता है। केवल एक पे कि टीचर बहुत अच्छा हो और इधर कोई वेटेज ना हो, कोई ग्रेविटी ना हो, थॉट्स क्लियर ना हो, कोई अप्रोच ना हो, तो टीचर क्या कर लेगा? कद्दू। और अगर इधर प्यूपिल अच्छा है लेकिन उसको डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में मिल रही है गाइडेंस, तो क्या होगा? तो दोनों का ही होना, बेटर होना ही रिज़ल्ट जनरेट करता है। ये मैंने इसलिए बोला कि अगर आप ये सोचें कि मैं ही ये वीडियोस बना बना के और इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम कर करके देता रहूं, तो बेटा इसमें आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि ये बेटा इस तरह से आप देख लो, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, बिकॉज, सिंस, उसके 2-4 की प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन पूरी एनसीईआरटी के आप सोचो मैं बना के कर दूं, ना, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उसके लिए आप ही को एक बार में ये लेक्चर समझने के बाद 2-3 दिन उसकी प्रैक्टिस करिए, अपने आप उसमें प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट, आपको खुद ही परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय ना लूँ आपका, आगे चलूँ। ये तो एक देखिए कॉन्सिक्वेंटली का एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, आगे चलिए। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एजर्शन। इन ट्रांसक्रिप्शन द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3rd प्राइम एंड to 5th प्राइम एंड एक्ट एज टेम्पलेट, रेफर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। रीजन क्या है? द 2 स्ट्रैंड हैज अपोजिट पोलैरिटी एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। तो रीजन और एजर्शन, अब अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये स्टेटमेंट रीजन के बाद यहाँ पे हैंस हो जाए, या यहाँ पे उसके बाद हमारा कॉन्सिक्वेंटली हो जाए, ठीक है, या देयरफॉर हो जाए और ये जुड़ जाए तो हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास क्या ऐसा कोई है। हाँ जी, बिल्कुल है। देखिए, इसने शुरुआत कर दी सिंस से। मैंने आपको बोला था सिंस से अगर हम शुरुआत करते हैं तो सिंस के बाद पार्ट जो होगा रिजल्ट और सेकंड पार्ट होगा एजर्शन। ठीक है जी। और अगर आप सिंस बीच में लाते हैं तो पहला पार्ट है एजर्शन, देन है रीजन। ठीक, तो सिंस द 2 स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रीजन। क्योंकि ऐसा होता है इसलिए ऐसा है। द अदर स्ट्रैंड विच हैज़ पोलैरिटी एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए इज डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या करेगा? द स्ट्रैंड दैट हैज़ पोलैरिटी एक्ट एज टेम्पलेट एंड रेफर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है, ये रीज़न है और ये एजर्शन है। द स्ट्रैंड दैट हैज़ पोलैरिटी 3rd प्राइम एंड to 5th प्राइम एंड, ये एजर्शन है बेटा। द स्ट्रैंड दैट हैज़ पोलैरिटी 3rd प्राइम एंड to 5th प्राइम एंड एक्ट एज टेम्पलेट एंड रेफर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ से बाद वाला जो पोर्शन है वो एजर्शन है, सिंस से कंटिन्यूएशन में रीज़न है। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी। और अगर सिंस बीच में होगा तो ये पार्ट जो है एजर्शन, ये पहले आ जाएगा। इतना जो आपका है इसको आप पहले बोल दीजिए, सिंस बोल दीजिए। तो सिंस से पहले एजर्शन, सिंस के बाद रीज़न। ठीक है ना, केवल 2 वर्ड आपको ऐसे बताए, कौन कौन से? सिंस और आपका बिकॉज ऑफ या बिकॉज, 2 वर्ड बताए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस का एग्जांपल आ गया, आपके पेज नंबर 108 पे है ये आपका ये स्टेटमेंट, जिससे आपका एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो वापस चलो क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आपने रट लिया। तो ये है आपका क्या है? एजर्शन। एजर्शन क्या? द स्ट्रैंड दैट हैज़ पोलैरिटी एक्ट एज टेम्पलेट। देखें क्या यही एजर्शन दे रखा है? द स्ट्रैंड दैट हैज़ पोलैरिटी 3rd प्राइम to 5th प्राइम एंड। हमारा क्या लॉजिक ठीक बैठ रहा? हाँ जी। द स्ट्रैंड दैट हैज़ पोलैरिटी 3rd प्राइम एंड to 5th प्राइम एंड एक्ट एज टेम्पलेट, रेफर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये एजर्शन, ये रीज़न। तो अगर हमने सिंस से चालू किया, सिंस, तो रीजन, सिंस द 2 स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। इन ट्रांसक्रिप्शन कॉमा देके द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3rd प्राइम एंड to 5th प्राइम एंड एक्ट एज टेम्पलेट।
ठीक, समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल क्लियर। चलिए आगे चलें। अब हम लोग आ गए तीसरे वाले एग्जांपल पे। RNA कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। RNA ईजिली एक्सप्रेस कर सकता है कैरेक्टर को। रीज़न क्या है कि RNA कोड करता है सिंथेसिस ऑफ, डायरेक्टली कोड कर सकता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखिए ये अभी आपकी बुक पेज नंबर 103 पे RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन एक्सप्रेस ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। तो क्या बताया मैंने आपको बेटा, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, एज, इन सब के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एजर्शन और पहले वाला रीज़न। तो हेंस के बाद वाला RNA कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, एजर्शन है। रीज़न क्या है कि RNA डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। चलिए पीछे जाके देखिए, हम लोग पीछे चले। हाँ जी, RNA ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, ये एजर्शन। रीज़न क्या, RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किया गया, पेज नंबर 103, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। तो सब आपकी NCERT बेस्ड क्वेश्चन, और NCERT से ही जो लाइनें आप इतनी वेटेज नहीं देते, आपको लगता नहीं इससे क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकता, उससे भी फ्रेम हो जाएगा। एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है आपने। आगे देखिए, DNA इवॉल्व फ्रॉम RNA। DNA इवॉल्व हुआ RNA से विद केमिकल मॉडिफिकेशन, और उसने उसको मोर स्टेबल बना दिया। तो DNA RNA से इवॉल्व हुआ, केमिकल मॉडिफिकेशन हुए जिसकी वजह से स्टेबल हो गया। क्या केमिकल मॉडिफिकेशन हुए बच्चा, केमिकल मॉडिफिकेशन ये हुए, RNA में राइबोज शुगर है, DNA में डीऑक्सीराइबोज है, और यूरेसिल को रिप्लेस कर दिया थाइमिन ने, जिससे DNA मोर स्टेबल हो गया। रीज़न क्या है, RNA बीइंग अ कैटालिस्ट वाज रिएक्टिव। RNA कैटालिस्ट था। क्या ज़रूरत पड़ी हमें ये करने की भाई, किस वजह से हुआ, क्योंकि RNA बहुत रिएक्टिव था, कैटालिस्ट की तरह काम करता था, अनस्टेबल था, इसलिए उसमें से DNA इवॉल्व हुआ, केमिकल मॉडिफिकेशन हुए। ठीक, देखिए देयरफॉर, एक एग्जांपल आ गया देयरफॉर। तो देयरफॉर के बाद में जो आएगा वो एजर्शन, देयरफॉर के पहले जो आएगा वो रीज़न। तो आपके देयरफॉर हो, हेंस हो, और देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली हो, एज अ रिजल्ट हो, एज हो, इन सब में बाद वाला पोर्शन जो है एजर्शन है, पहले वाला पोर्शन रीज़न है। बिकॉज में और सिंस में, इसमें बाद वाला पोर्शन रीज़न है, पहले वाला पोर्शन एजर्शन है। आइए, RNA बीइंग अ कैटालिस्ट रिएक्टिव, हेंस अनस्टेबल, देयरफॉर, इसलिए ये वजह थी कि DNA इवॉल्व हुआ RNA से विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। पेज नंबर 124 का ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हुआ। पेज नंबर 124 पे स्टेटमेंट दे रखा। ठीक है, चलिए आगे चले। Some specific region in DNA sequence is called repetitive DNA. In this sequence, small stretch of DNA repeated many times. आप जानते हो दोनों ही बातें। ठीक है, क्या उसका वाजिब रीज़न है, हाँ जी है, बिकॉज। तो बिकॉज के बाद वाला रीज़न, चलिए आइए देखें। बिकॉज के बाद वाला रीज़न, इन दिस सीक्वेंस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ DNA रिपीटेड मैनी टाइम। ठीक, तो देखिए, बिकॉज सम स्पेसिफिक रीजन इन DNA सीक्वेंसेस कॉल्ड एज रिपीटेटिव DNA, क्योंकि इन सीक्वेंसेस में DNA रिपीट हुआ है मैनी टाइम। एक छोटा सा टुकड़ा DNA का, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ DNA, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ DNA, से फॉर एग्जांपल ATCG, उसका रिपीटेशन हुआ मैनी टाइम, इसलिए इन तरह के जो DNA सीक्वेंसेस हैं कुछ रीजन्स में उनको हम रिपीटेटिव DNA कहते हैं। पेज नंबर 124 पे। तो बिकॉज के बाद वाला रीज़न और बिकॉज के पहले वाला एजर्शन, ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। आगे चले, कुछ बचा, एक और आखिरी लास्ट। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टाइटली रेगुलेटेड होने चाहिए, हैव टू बी टाइटली रेगुलेट। क्या कारण है, क्यों होने चाहिए? दोनों एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक, हाँ, दोनों ही बातें ठीक, और ऐसा है भी। तो देखिए, सिंस, तो सिंस के बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव, देयरफॉर दिस हैव टू बी टाइटली रेगुलेटेड। तो सिंस के बाद हमने बोला जी, सिंस के बाद आपका आ रहा है रीज़न, और ये है आपका एजर्शन। और इसको आप पहले भी ला सकते हो एजर्शन को, कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हैव टू बी टाइटली रेगुलेटेड सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव। तो सिंस के बाद कंटिन्यूएशन में रीज़न क्या है कि एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव है। देखिए, यही है, देखिए रीज़न दे रखा है कि दोनों एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे चलूँ। तो ये आपके पेज नंबर 124 पे NCERT के, क्लियर। तो हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया। अब आप वीडियो देखने के बाद देखिए, कोई भी चैप्टर उठाइए और उसको नोट करिए और बनाइए कुछ ऐसे एजर्शन रीज़न खुद,
और उनको लॉजिकली एक्सप्लेन कर लीजिए। फिर से समझ लीजिए, हेंस, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, एज, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली। ये वो शब्द हैं जिन शब्द में पहला पार्ट जो है रीज़न है, बाद वाला पार्ट एजर्शन है। ठीक है, अब आप आ जाइए सिंस पे और बिकॉज पे। तो सिंस और बिकॉज में बाद में रीज़न है, पहले एजर्शन है। और अगर सिंस से वो स्टेटमेंट चालू कर रहा है जैसे यहाँ पे था, तो सिंस से कंटिन्यूएशन में रीज़न, बाद में एजर्शन। क्लियर? तो मैं समझता हूँ आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप अगर आखिरी तक आ गए, यहाँ तक डटे हुए हैं, अब आप आखिरी तक आ गए, यहाँ तक डटे हुए हैं, 20 मिनट आपने मुझे झेल लिया, तो इसका मतलब वीडियो आपको समझ में आ रही। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि रोज़ कम से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन मिलते रहें अपने प्रैक्टिस के लिए। मैं रोज़ डेली करीब 5 से 10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ आप लोग की प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट्स में, और ये फ्रिक्वेंसी मैं 20 to 30 क्वेश्चन पर डे की ले आऊँगा 1-2 दिन में। डेली आपको 20 to 30 क्वेश्चन शॉर्ट में आपको मिलेंगे। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन यहाँ से आपने डेली लगा लिए। ठीक है, 30 डेज़ में 600 क्वेश्चन, और आपके 10 मंथ मान लीजिए, हम लोग मई में मान रहे हैं एक्सपेक्टेड है, तो 6000 to 7000 क्वेश्चन तो आपको मैं करवा दूंगा डेली के वीडियो में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में मेरे आपको लॉन्ग भी वीडियोस मिलते रहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी मिलते रहते हैं, कैसे क्या करना है, हर चीज़ की आपको अपडेट मिलती रहेगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, अपडेट मिलता रहेगा आपको। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।